Hello student, I am Kumar Sandeep Anand from Plasma Physics classes. Today's topic related to electrostatic. आप लोग सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नया नया वीडियो का अपडेट मिलते चले जाए। आज हम लोग जो देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में कूलम नियम का महत्व। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो आएगा एग्ज़ाम में वो शॉर्ट में, तो जो हम VBI बताते जा रहे हैं वो आप लोग नोट करते जाइए। तो सबसे जो फर्स्ट नंबर लिखे हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एक्सप्लेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस बिटवीन चार्जेस। कूलम्स लॉ जो है, दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसके बीच जो मैग्नीट्यूड, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है और उसका डायरेक्शन, ये दोनों रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्लेन करता है। हिंदी में बात करें तो कूलम नियम सदिश रूप में दर्शाता है। क्या दर्शाता है सर? कि दोनों आवेशों के बीच बल और परिमाण, बल का परिमाण और दिशा दोनों दर्शा रहा है। वो दो आवेश के दो हो या चार हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कूलम्स लॉ तो मेनली 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, वो अलग बात है। लेकिन और एक जगह हम लोग ये में पढ़ेंगे सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वहाँ फिर यही रहेगा लेकिन थोड़ा वहाँ क्या होगा, चेंज होते चला जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एक्सप्लेन दैट फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्जेस। बिटवीन द चार्जेस, कूलम नियम सदिश रूप में दर्शाता है कि बल दोनों आवेशों के बीच खींची गई रेखा के अनुदिश होती है। इसका मतलब हुआ कि दो चार्ज के बीच अगर फोर्स लग रहा है तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, जो दोनों चार्ज के बीच जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे उसी के अलोंग वो वर्क करेगा। जैसे कि मान लीजिए ये दो चार्ज है, ये कितना चार्ज है? दो चार्ज है। ये मेरा मान लीजिए Q1, सेकेंड इज Q2। तो Q1 कल हम बताएं आपको, इस पे मान लीजिए फोर्स कितना लग रहा है, इस पर आपका F12 1 पे लगाया और 2 पर कितना लगाया, F21 ना। 1 पे कितना लगाया, F12, 1 पे कौन लगा रहा है, 2, और 2 पर कौन लगा रहा है, 1। और ये भी बताए थे कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम, बट डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट। तो वही यहाँ पे है। मैं यहाँ पर जो है कूलम्स लॉ को जब हम वेक्टर में दिखा रहे हैं, स्केलर में कैसे दिखाए थे? स्केलर में सिर्फ Q1 लिखे थे और Q2, और दोनों के बीच डिस्टेंस क्या दिए थे। आप इसमें कौन किधर जा रहा है या कौन किधर लग रहा है ये हम स्टडी नहीं किए थे। लेकिन कूलम्स लॉ को जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन किधर है ना, फोर्स का डायरेक्शन भी हमें मालूम चलता है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस। ये जो दो चार्ज है, इस दोनों के बीच जो मैग्नीट्यूड है वो भी हमको मालूम चलेगा और डायरेक्शन भी। तो ये जो एरो दिए हैं ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन। ओके, तो मैग्नीट्यूड। अब हिंदी में बात करें तो कूलम नियम सदिश रूप में आवेशों के बीच बलों का परिमाण और दिशा, बल का क्या, परिमाण। तो बल का परिमाण भी बताएगा, परिमाण मतलब मान, और साथ साथ दिशा, दिशा तो है ही। तो आपको हम कल बताए थे कि इसका परिमाण कितना होता है। अगर हम F12 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर इंटू क्या दे देंगे, R यूनिट वेक्टर। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, R। ओके, अगर हम लोग F21 लिखें, बहुत लोग क्या लिखते हैं, R12 R21 इस जगह, ये हम आपको कल के क्लास में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर ये लिखेंगे तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। तो F21 में भी क्या होगा कि 2 पर 1 लगा रहा है, तो 2 पर 1 में दो ही चार्ज के बीच लड़ाई है, Q1 और Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख देंगे, R यूनिट वेक्टर। तो आप जब देखते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी मालूम चल रहा है। तो मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना हो, अगर हमें मैग्नीट्यूड का सिर्फ बात करना हो, डिटेल में लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, 1/4πε0 Q1 Q2 बार स्क्वायर, 1/4πε0 Q1 Q2 बार स्क्वायर। तो R यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर इसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो ये दोनों से
अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके वैल्यू पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। इससे इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पूरे को तो इसके वैल्यू पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। ओके, तो ये हुआ, इसको ध्यान से आप लोग लिखिए। इसके बाद जस्ट हम लोग आगे देखते हैं। और सेकेंड लाइन क्या है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एक्सप्लेन दैट फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन चार्जेज। तो हिंदी में क्या लिखे हैं कि कूलॉम नियम सदिश रूप में दर्शाता है कि बलों की दिशा आवेशों के बीच खींची गई रेखा के अनुदिश होती है। तो ये दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है वो किस लाइन पे वर्क कर रहा है, किस लाइन के अलोंग है। तो ये दोनों जो लाइन आपने ड्रॉ किया है इस लाइन के अलोंग, अलोंग मतलब उसी डायरेक्शन में। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी, ये देखिए आप लोग जानते हैं, मान लीजिए ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मान लीजिए कोई आदमी नॉर्थ की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, ठीक है, उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ जा रहा है। तो इस तरफ से जाए इधर, या ऐसे जाए, या ऐसे जाए, या ऐसे जाए, तो ये किसके अनुदिश है, किस दिशा के अनुदिश है, नॉर्थ के अनुदिश ना, नॉर्थ के अनुदिश, नॉर्थ के डायरेक्शन में। उसी तरह से ये जो लाइन है किस लाइन को फॉलो कर रहा है, इस लाइन को। ये जो फोर्स है F21 का जो एरो वाला है ये किस लाइन के अलोंग है, किस लाइन के अलोंग है, ये जो दोनों के बीच जो हम लोग रेड वाला लाइन ड्रॉ किए हैं। उसी तरह से F21 F12 भी जो है किस लाइन को फॉलो कर रहा है, इसको। ओके, उसी तरह से हिंदी में बात करें तो F12 जो सदिश वेक्टर है वो किस रेखा के अनुदिश है, किस रेखा को पालन कर रहा है, किसको, ये जो रेड वाला लाइन है इसी को ओबे कर रहा है। उसी तरह से F21 भी उसी को। तो यहाँ तक लिखिए, उसके बाद जस्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें नेट कहाँ है सर आपका? नेट कहाँ है? इसमें होगा अपलोड कैसे कीजिएगा? उससे ऑन है क्या, पॉज किए क्या? ओके, तो यहाँ तक लिखिएगा। आपको अगर एग्ज़ाम में आता है कि कूलॉम नियम का सदिश रूप का महत्व लिखें, गुण लिखें, तो आप ये महत्व लिखें या गुण लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम गुण लिख दिए ना, गुण लिखिए, या आप क्या लिखिए, महत्व। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखे हैं ना, आप यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंस ना, इम्पोर्टेंस ना। तो ये सब बात को ध्यान से, फिजिक्स क्या है या कोई भी विषय सुनने से ही ज़्यादा समझ में आता है। थर्ड नंबर, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म explain that magnitude of force between two charges
आर इक्वल but just opposite to each other. क्या लिखे हैं? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एक्सप्लेन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस आर इक्वल बिटवीन टू चार्जेस बट जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। हिंदी में क्या लिखे हैं? कूलॉम नियम सदिश रूप में दर्शाता है कि दो आवेशों के बीच जो बल का जो परिमाण होता है वो बराबर होता है, परंतु दिशा एक दूसरे के क्या होती है? विपरीत होती है। चलिए, अब जैसे कि ये दोनों फोर्स है, तो आप अगर मैग्नीट्यूड इसका वैल्यूज ध्यान से सुनिए। जो बच्चा एक एक स्टेप वीडियो को ध्यान से सुनते हैं, देखिए एक बात समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कहीं पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर हम a + b का होल स्क्वायर लिखे, ओके समझिएगा। अगर दो बच्चा देख रहे हैं वीडियो पूरा, इसका हम फॉर्मूला लिखे a² + b² + 2ab लिख दिए, और हम आपने तुरंत इसका स्क्रीनशॉट या पॉज करके लिख लिए, फिर आप वीडियो को आगे बढ़ा दिए। लेकिन इसी बीच में हम एक और फार्मूला लिखे इसका और ये दोनों क्या है? करेक्ट है। ये भी फार्मूला करेक्ट है। a + b का होल स्क्वायर इतना वैल्यू भी होता है और इतना भी होता है। तो कभी मान लीजिए, जान तो रहे हैं आप लोग, एक समझाने के लिए कह रहे हैं। मान लीजिए ये वाला फार्मूला आप लिख लिए, ये वाला नहीं लिखे, और बाद में हम कभी यूज कर दिए, इसको उपयोग कर लिए, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? सर ये तो फार्मूला हमको बताया ही नहीं है, कैसे लिख लिए? उसी तरह से आप पूरा वीडियो देखिए, एक एक बात सुनिए, तभी समझ में आएगा। ये बात हम आपके वीडियो में कम से कम 10, 11, 12 दिन हो गया, 12 क्लास में, 13 क्लास में आपको ये बात यूनिट वेक्टर वाला शब्द का उपयोग हम कम से कम 20 बार कर चुके हैं। कल भी 10 बार हम लोग यूज किए हैं इस वर्ड को। इसका वैल्यू कितना होता है? 1। इसका भी वैल्यू कितना होता है? 1। अब बाकी देखिए, जो F12 का वैल्यू है वही F21 का है, क्योंकि ये दोनों भी 1, 1, इसमें भी 1/4πε0, इसमें भी 1/4πε0, इसमें भी Q1, इसमें भी Q1, इसमें भी Q2 R², जैसे है सेम टू सेम वही है। R यूनिट वेक्टर भी है, इसका वैल्यू 1, 1 होता है, लेकिन इसका तो वैल्यू चेंज करेगा, इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। वो सब आपको हम बता चुके हैं। ये इसके बारे में हम लोग फर्स्ट या सेकेंड क्लास में ही आपको हम बता दिए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि F1 F2 दोनों का वैल्यू क्या है? बराबर है।
लेकिन डायरेक्शन दोनों का, ये जितना इस पर फोर्स लगा रहा है उतने ये इस पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है सर, अपोजिट। एक इधर है तो एक इधर है। तो वही हम लास्ट क्लास में भी इसको लिखे हैं कि F12 बराबर हम क्या लिखे, F21, ये माइनस कर दिए ना। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों बराबर है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। जैसे डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए। बहुत बच्चा क्या सोचता है कि सर ये तो लेफ्ट साइड है, ये तो राइट साइड है, इसके साथ प्लस होना चाहिए, इसके साथ माइनस। ऐसा वेक्टर में होता नहीं है, मैथ में भी नहीं होता है। अब मान लीजिए इसको इधर लेके चले आए और इसको इधर लेके चले आए, तो वही बात घूम फिर के हो गया फिर। ओके, तो ये सब बात सुनने वाली बात है, ध्यान से देखने वाली बात है, तभी आपको समझ में आएगा। तो यू हैव टू राइट 3 पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ या इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसे लिखिए, उसके बाद जस्ट आगे बढ़ते हैं। उसका वो ऑन कर दीजिए, नेट ना इसमें। लास्ट क्लास में भी आपको हम बोले थे कि जो भी आपको इस चैप्टर में, जो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इससे कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, या कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, तो सब में शॉर्ट क्वेश्चन जो ज़्यादा जो आता है इसी से, इलेक्ट्रोस्टैटिक में शॉर्ट क्वेश्चन अगर ज़्यादा आएगा तो आपको इसी चैप्टर से। ओके, तो हम लोग अब जो नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। अब देखिए एग्ज़ाम में आता क्या है, आपको पूछ दे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, राइट इट्स 2 प्रॉपर्टीज ना। राइट हिंदी में अगर बात करें तो विद्युत बल रेखा क्या है, इसके 2 या 3 गुण लिखें। और इसमें एक और शॉर्ट क्वेश्चन छुपा हुआ है जो हम लोग अभी देखेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखते जाइए। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, बहुत लोग इसका एक डिफिनेशन लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इमर्जिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग ऑन नेगेटिव चार्ज। विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पे समाप्त होती है। ये जो पॉइंट है ये घिसा पिसा पॉइंट है। अगर हम बात करें तो पॉइंट तो है ही, ये तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, 10th में भी पढ़े हैं, लेकिन हम लोग को थोड़ा डेवलप होना है, अपग्रेड होना है। जब एक 10,000 15,000 का मोबाइल जो कि एक तरह से बात किया जाए तो कोई उसका इम्पोर्टेंस नहीं है एकदम। कोई 10,000 का मोबाइल है, ये 10,000 15,000 का मोबाइल है, ये अपडेट मांगता है। तो आपका जो लाइफ है, आपका जो साइंस है, आपका जो फिजिक्स है, आपका जो नॉलेज है, वो भी अपडेट मांगता है। जो आप पढ़े उससे थोड़ा आपको और ज़्यादा पढ़ना है। अगर 1 पॉइंट पढ़े हैं तो 12th में आने के बाद उससे आप 10-15 पॉइंट ज़्यादा पढ़ना है। ओके, उसी तरह से तो क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस का डिफिनेशन।
the path of charged particle in motion, sorry, the path of moving charged particle in electric field is called electric force line. चलिए, द पाथ ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। हिंदी में अगर बात करें तो आवेशित गतिशील आवेशित कण, विद्युत क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण के पथ को, पथ मतलब रास्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश विद्युत बल रेखा। इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में ध्यान सुनिएगा ध्यान से। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें किसी चार्ज पार्टिकल को हम थ्रो कर दिए, थ्रो मतलब फेंक दिए, तो वो जिस रास्ते पर वो ट्रेवल करेगा, जैसे जैसे वो गया वही क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन हुआ। अगर हम बात करें हिंदी में तो विद्युत क्षेत्र में अगर किसी आवेशित कण को अगर हम थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो जिस रास्ते पर वो चला, जैसे जैसे वो गया वही रास्ता, वही क्या कहलाएगा, विद्युत बल रेखा कहलाएगा। तो अब ये क्या है, एक स्टैंडर्ड तरह का डिफिनेशन है। अगर ये आप कहीं बताइएगा तो आपका वहाँ एक जान जाएगा कि बच्चा कुछ फिजिक्स तो ज़रूर पढ़ा है। ये सब बात इम्पोर्टेंट रखता है। ओके, चलिए, इसके बाद इसका प्रॉपर्टीज़ होता है, आपको एग्ज़ाम में आ जाएगा प्रॉपर्टीज़, जिसको आप क्या बोलते हैं, गुण। तो फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन emerging from positive charge and terminating on नेगेटिव चार्ज। हिंदी में अगर अपन बात करें तो विद्युत बल रेखा पॉजिटिव चार्ज से उत्पन्न होती है और निगेटिव चार्ज पर समाप्त या निवेशित। चलिए, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, ये तो अभी हम डेफिनेशन बोले भी थे कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो होता है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ पर, नेगेटिव पर ना। तो वही पॉइंट को यहाँ पे लिखे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इमर्जिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग ऑन
नेगेटिव चार्ज। विद्युत बल रेखा धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है या निवेशित होती है, टर्मिनेटिंग या मिलती है, ये लिखते हैं। अब ये मत समझिएगा कि सर इसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं, नहीं, हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ट्रांसलेशन यहाँ नहीं हो रहा है। थोड़ा हिंदी इंग्लिश में, थोड़ा वर्ड में अगर हम अलग अलग लिख रहे हैं तो वो सब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ समझने से मतलब है ना। हम इसका सेम टू सेम एज इट इज़ हम इसका आपको हम ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, ये सब बात को दिमाग में रखिएगा। अब जैसे कि यहाँ देखिए, हम यहाँ लिखे निवेशित ना या समाप्त, समाप्त का इंग्रेजी ये होता है एंड ना, तो ऐसा नहीं कि सर यहाँ एंड वर्ड यूज करते, वैसा कुछ पॉइंट समझना, वो सब बात अलग है, आपको साइंस से मतलब है। तो ये मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरा एक निगेटिव चार्ज है। तो क्या कर रहा है, इमर्जिंग मतलब उत्पन्न होना, तो पॉजिटिव से निकलेगा और जाएगा कहाँ पे, निगेटिव पर। तो ये सब बात को दिमाग में रखिएगा। और ये गया, ये घूम करके फिर यहाँ चला जाएगा, ये निकला घूम करके यहाँ चला जाएगा, ये चला घूम करके यहाँ चला जाएगा, यही हुआ। इसी के बारे में अभी हम बोले। ओके, इसको लिखिए, जस्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन से देखते जाइएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, यहाँ तक है। हाँ, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक field intensity directly proportional to the density of electric force lines, force lines। हिंदी में अगर बात करें, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की प्रबलता विद्युत बल रेखाओं के घनत्व मान के समानुपाती होता है। तो यहाँ क्या लिखे हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सब आप 10th में पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, आगे अभी हम बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद आप वहाँ देख लीजिएगा, चैप्टर बताया फर्स्ट क्लास में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो स्ट्रेंथ होगा
उसमें जो पावर होगा या जितना उसका स्ट्रेंथ होगा कम या ज़्यादा होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पर। जितना ज़्यादा होगा, जितना कम कम दूरी पे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस होगा, वो वहाँ उतना ही ज़्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा। ओके, जैसे कि ये मेरा यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स है नज़दीक नज़दीक में। ओके, और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम मेज़र करते हैं, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 है। और इतने 4 सेंटीमीटर में मान लीजिए 3 इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है। ये 3 इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है, यहाँ 7। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगा? यहाँ ज़्यादा। यहाँ क्या होगा? कम होगा। ओके, यहाँ क्या होगा? कम ना। चलिए, थर्ड नंबर, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो जाएगा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये 2 पॉइंट को फिगर सहित उतारिए, और जब भी एग्ज़ाम में आए तो विथ फिगर आपको लिखना है। चलिए, थर्ड नंबर हम लोग लिखेंगे, ये सेकेंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर, द डायरेक्शन ऑफ, या लिखते हैं इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। बहुत लोग लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स भी लिखते हैं। लाइंस को आगे कर देगा ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर ऑफ नहीं लिखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। ओके, आर parallel and समांतर और समान दूरी पर होती है। ओके, इसका मतलब हुआ कि जब विद्युत बल रेखा क्या होगा? समांतर होगा। ओके, ये विद्युत बल रेखा क्या होगा? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स आर पैरेलल एंड एट इक्विडिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस एक दूसरे के क्या होगा? पैरेलल होगा, और इक्विडिस्टेंस का मतलब हुआ कि बराबर बराबर दूरी पे होगा। अगर 2 इलेक्ट्रिक फोर्स, जैसे हम अभी बताएंगे उसी तरह, जैसे कि अभी देखिए ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस है, ये पैरेलल है, और सबकी ये जितना ये डिस्टेंस पर है उतने ये डिस्टेंस पर उतने,
अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है, समझाने के लिए बोल रहे हैं, तो वो भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, एक, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें समान विद्युत क्षेत्र में, विद्युत बल रेखाएं समांतर और समान दूरी पर होती है। जैसे कि ये विद्युत बल रेखा है, समान विद्युत क्षेत्र है, तो समान विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, समांतर होगा, ओके। और इसके बीच जितना डिस्टेंस है, दूरी है, उतने इसके बीच, उतने इसके बीच, तो ये कौन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, समान विद्युत क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। असमान जो होगा, असमान नॉन यूनिफॉर्म, शायद इसमें क्या हो, समांतर हो लेकिन इक्विडिस्टेंस ना हो, कोई ज़्यादा कोई कम, कोई ज़्यादा कोई कम, ये हो। या फिर क्या हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कहीं टेढ़ा है तो कहीं सीधा है, तो कहीं इस तरह से है तो कहीं इस तरह से है, ठीक है। तो इसमें यूनिफॉर्म में क्या होगा कि पैरेलल और इक्विडिस्टेंस ना, और ये दोनों जो एग्जाम्पल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहा है क्या, नहीं, ये फिर से हम बता देते हैं छोटा लाइन करके। ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स है, कभी ज़्यादा कभी कम डिस्टेंस, और मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन यहाँ टेढ़ा है, कर्व है, स्ट्रेट है, कर्व है, स्ट्रेट है, या फिर यहाँ मुड़ गया है ये, तो ये कौन इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स हुआ। यहाँ पे एक कोई कंडीशन नहीं है, पैरेलल है लेकिन कभी ज़्यादा डिस्टेंस है कभी कम, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, असमान विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर तो है ही नहीं, बराबर डिस्टेंस कहीं है या नहीं है, लेकिन कहीं स्ट्रेट लाइन है तो कहीं कर्व लाइन है, या कहीं कर्व लाइन ही सिर्फ हो, तो वो कौन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, ये सब देखते जाइएगा, ओके। तो हम लोग ये कौन इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप, असमान विद्युत क्षेत्र। तो असमान विद्युत क्षेत्र का यहाँ से यहाँ तक, और ये किसका है, समान यूनिफॉर्म का। तो यहाँ पर हम मान लीजिए कर्व लाइन है, ये कौन हो गया सर, नॉन यूनिफॉर्म, कहीं है स्ट्रेट कहीं कर्व है, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। ये भी नॉन यूनिफॉर्म, ये भी नॉन यूनिफॉर्म, ये भी नॉन यूनिफॉर्म, ये असमान विद्युत क्षेत्र, ये भी असमान, ये भी असमान, और ये क्या है, समान ना, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से लिखिए इसको। कितना मिनट हुआ, कितना, 45 चला गया, छोड़ दीजिए, क्लोज कर दीजिए। चलिए, हम लोग ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो मेन टाइम किस में लेता है, फिगर समझाने में। आप लोग ध्यान से इसको लिखते जाइए। इसमें 2-3 प्रॉपर्टी और है, तो हम जो कल बताएं। जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो एग्ज़ाम में आता है, तो आपको इसमें 2-3 क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, विद्युत बल रेखा क्या है, इसके 2 गुण लिखें। एक क्वेश्चन ये हो गया, और एक क्वेश्चन क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है, 2 विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको कल बताएंगे। इसका जो लास्ट पोर्शन है वो ज़्यादा पूछा जाता है, प्रॉपर्टी भी पूछा जाता है। तो ये सब आप ध्यान से देखिए, हम लोग कल मिलते हैं। एक एक करके समझिए, डिस्कशन करके हम पढ़ाते जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से इसको लिखते जाइए। डिस्कस मतलब क्या हुआ, हम आपको यहाँ पूरा डिटेल में फिगर्स क्या क्या हो रहा है सब करते जा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है नोट्स बनाना, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ओके।